हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है लॉरेंज बल, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल आरोपित हो जाता है। उसी बल को हम लॉरेंज बल के नाम से जानते हैं। तो जब यहाँ एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बात की गई है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, तो अगर कहीं एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, या हम सीधे चुंबकीय क्षेत्र कह दें कि अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति करता है तो उस पर एक बल आरोपित होता है। उसी बल को हम लॉरेंज बल के नाम से जानते हैं। तो इस बल की दिशा, चूंकि बल है तो निश्चित ही सदिश राशि है, बल की दिशा क्या होती है? तो बल की दिशा आवेशित कण के गति की दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के लंबवत होती है। तो जो लॉरेंज बल है, इस बल की दिशा आवेशित कण के गति की दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के लंबवत होती है। तो आइए देखते हैं क्या है। मान लीजिए कोई प्लस क्यू कूलाम का एक आवेश है, प्लस क्यू कूलाम का एक आवेश है। यहां चित्र में दिखाया गया है प्लस क्यू कूलाम का एक आवेश है और यह एक्स अक्ष के अनुदिश उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ एक्स अक्ष के अनुदिश दिखाया गया है और इसके गति की दिशा v y अक्ष के अनुदिश है। देखिए यहाँ क्या दिखाया गया है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है। 90 डिग्री पर एक प्लस क्यू कूलाम का आवेशित कण लंबवत गति कर रहा है, तो इस पर लगने वाले बल की दिशा ये एफ जेड अक्ष के अनुदिश होगी। मतलब हम कह सकते हैं कि जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में गति करता है और उसके गति की दिशा अगर लंबवत है, उसके गति की दिशा लंबवत है, तो निश्चित रूप से उस पर जो लगने वाला बल होगा वो B और V, यानी गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के लंबवत होगी। और इसको फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से इस बल की दिशा को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां देखिए लंबवत गति के लिए बात किया गया है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो यहां दोनों के लंबवत, भाई जेड अक्ष जो होता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों के लंबवत होता है। तो अगर दोनों के लंबवत है तो इस बल के परिमाण को बताया गया, लॉरेंज बल का परिमाण, कितना लॉरेंज बल कार्य करेगा, तो इस समीकरण से व्यक्त किया गया क्यू वी इंटू बी। ये लॉरेंज बल इतना कार्य करेगा। अगर कोई प्लस क्यू कूलाम का आवेश है और वह चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करे, तो उस पर जो लगने वाला लॉरेंज बल होगा वो चुंबकीय क्षेत्र और गति की दिशा दोनों के लंबवत कार्य करेगा और इस बल का परिमाण क्यू वी और बी के गुणनफल के बराबर होगा। तो ये तो लंबवत निकाला गया। मान लीजिए ये धन आवेश की जगह पे कोई ऋण आवेशित कण होता, तब क्या होता? भाई धन आवेशित कण की जगह पर अगर ऋण आवेशित कण ले लिया जाए और उसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कराएं, तब बल की दिशा क्या होगी? तो बल की दिशा तब भी दोनों के लंबवत होगी, गति के और चुंबकीय क्षेत्र के। जिधर गति करेगा उसके और चुंबकीय क्षेत्र के। तो अगर ये ऋण आवेशित कण होता तो बल की दिशा अब इस बल के ठीक विपरीत नीचे की ओर कार्य करता है, यानी ऋण जेड अक्ष की ओर कह सकते हैं। तो धन आवेशित कण अगर y अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र x अक्ष के अनुदिश है, तो लगने वाला जो बल होगा वो z अक्ष के अनुदिश होगा। और अगर ऋण आवेशित कण है तो ऋण z अक्ष, यानी इसके विपरीत, तब बल विपरीत दिशा में कार्य करेगा। अब आइए जानते हैं, मान लीजिए ये 90 डिग्री पर नहीं गति कर रहा है, ये 90 अंश पर नहीं गति कर रहा है, बल्कि यह थीटा कोण पर गति कर रहा है। अब हमने मान लिया कि धन आवेशित कण जो है वह थीटा कोण पर गति कर रहा है, यानी चुंबकीय क्षेत्र से ये थीटा कोण पर गति कर रहा है। इस डायरेक्शन में हमने वेग की दिशा ये दिखा दी, ये वेग की दिशा ले ली और ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर गतिमान है। कोई धन आवेशित कण Q है जिस पर प्लस Q आवेश है, कोई ऐसा आवेशित कण है और वह चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर गतिमान है, तब उस पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी? तो आरोपित बल की दिशा सदैव आवेशित कण के गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इन दोनों के लंबवत सदैव होती है। ये ध्यान रखिए, जो लगने वाला लॉरेंज बल है
वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा आवेशित कण के गति की दिशा, इन दोनों के लंबवत होती है। अब यहां देखिए चुंबकीय क्षेत्र और गति की दिशा के बीच कोण थीटा लिया गया, तो अगर थीटा कोण पर गतिमान है तब भी वहां बल जो होगा वो बी और वी दोनों की दिशा के लंबवत होगा। अब ऋण आवेशित कण है तब भी हम विपरीत दिशा में ले सकते हैं, लेकिन अब यहां सूत्र बदल जाएगा। अब देखिए वाई अक्ष के अनुदिश इस वेग का ऊर्ध्व घटक कार्य करेगा, v sin थीटा कार्य करेगा। तो अब इसी सूत्र के अनुरूप अगर हम यहां पर बल का सूत्र लिखना चाहें तो अब v की जगह पर हमें v sin थीटा लेना पड़ेगा, क्योंकि अब y अक्ष के अनुदिश इस वेग का ऊर्ध्व घटक कार्य कर रहा है। तो यह लिया गया है जब प्लस क्यू कूलाम का कोई आवेशित कण है और उसके गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये दोनों लंबवत है। गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जब ये दोनों लंबवत है तब लगने वाला लॉरेंज बल ये होगा, तब लॉरेंज बल इतना कार्य करेगा, तब लॉरेंज बल ये कार्य करेगा। जो चुंबकीय बल कार्य करता है उसी को लॉरेंज बल कहा जाता है कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल आरोपित होता है, उसी बल को लॉरेंज बल कहते हैं। अब अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान है आवेशित कण तो उस पर लगने वाले लॉरेंज बल का सूत्र हम F बराबर क्यू वी बी से ज्ञात करेंगे। और मान लीजिए ये लंबवत नहीं बल्कि दूसरा केस है, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर गति करता है तब लॉरेंज बल का सूत्र क्या लिखेंगे? तो तब लॉरेंज बल हम ले लेंगे, तब लॉरेंज बल F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, तब ये लिखा जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा, इस सूत्र से प्रदर्शित करेंगे। अगर कोई आवेशित कण है और वह चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर गतिमान है तब वहां लगने वाला बल B और V दोनों के लंबवत होगा और उसको F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा से हम प्रदर्शित करेंगे। अब ऋण आवेशित कण है तो विपरीत दिशा में बल लगेगा, ये बात ध्यान रखिए। अब यहां देखिए जनरल सूत्र है, ये जनरल सूत्र है, इस सूत्र की सहायता से यह सूत्र प्राप्त किया जा सकता है। आइए देखते हैं। यदि इसमें देखिए मान लीजिए यह थीटा का मान 0 डिग्री हो जाए, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री मतलब आवेशित कण जो प्लस क्यू आवेश है, वह आवेशित कण जिस पर प्लस क्यू आवेश है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करे। भाई 0 डिग्री का मतलब कि इसकी गति क्षेत्र की दिशा में हो, तो अगर क्षेत्र की दिशा में गति करता है तब इस पर लगने वाला लॉरेंज बल क्या होगा? तो देखिए थीटा बराबर अगर 0 है तो साइन 0 अंश का मान 0 होता है। तो यहां से अगर हम F का मान निकालें तो F बराबर क्यू वी बी साइन 0, और साइन 0 अंश का मान 0 होने के कारण यह पूरा F बराबर हमको 0 प्राप्त होगा, यानी उस पर कोई बल आरोपित नहीं होगा। तो अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करे तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता। या इसका एक केस और है, मान लीजिए उसका वेग 0 कर दिया जाए, यदि v बराबर 0 तब क्या होगा? भाई थीटा कुछ भी हो, चाहे लंबवत प्रवेश करे चाहे थीटा कोण पर प्रवेश करे, लेकिन यहां थीटा कोण पर प्रवेश करने पर यह सूत्र लिखा जाएगा, लंबवत प्रवेश करने पर यह सूत्र लिखा जाएगा। लेकिन अगर हम किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर रख दें तब उस पर लगने वाला लॉरेंज बल, तो यहां v बराबर 0 का मतलब वो स्थिर अवस्था में है। चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण रखा तो है लेकिन वो गतिमान नहीं है, वेग शून्य है। तब ऐसे सिचुएशन में हम इसी सूत्र में अगर v 0 कर दें तब भी बल का मान 0 आता है, तब भी बल का मान 0 आएगा। भाई वेग 0 होने पर बल तब भी 0 ही प्राप्त होगा, यहां से भी लॉरेंज बल का मान 0 प्राप्त होता है। तो ये दोनों स्थितियां ध्यान रखिए कि चाहे वेग 0 हो
चाहे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कण गति करे, तो दोनों ही स्थितियों में लगने वाला लॉरेंज बल शून्य होगा। और अगर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, अगर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, तब तो वहां लॉरेंज बल का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि लॉरेंज बल एक चुंबकीय बल है, वो चुंबकीय क्षेत्र में ही आवेशित कण पर कार्य करता है। तो आवेशित कण किस प्रकार का होना चाहिए? तो आवेशित कण निश्चित रूप से गतिमान अवस्था में होना चाहिए। अगर स्थिर है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, जब वो गतिमान रहेगा तभी उस पर लॉरेंज बल कार्य कर सकता है। और गतिमान होने पर भी ये यहां पर क्या दिखाई दे रहा है कि क्षेत्र की दिशा में गति नहीं होना चाहिए। अगर क्षेत्र की दिशा में गतिमान है तब भी उस पर कोई लॉरेंज बल कार्य नहीं करेगा, यानी लॉरेंज बल का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ने वाला। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अगर कोई कण गतिमान है तो उस पर लॉरेंज बल शून्य होगा, यानी वो अपने पथ पर बिना विचलित हुए आगे बढ़ता रहेगा, अपने मार्ग से विचलित नहीं होगा, कोई बल उस पर कार्य नहीं करेगा। वो अगर गतिमान अवस्था में है तो वो ऋजु रेखीय पथ पर अपने मार्ग पर बिना विचलित हुए आगे बढ़ता रहेगा। तो यहां से हमें देखिए जानकारी हो चुकी। अब अगर कहा जाए कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मालूम करना है, कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है तो कैसे हमें मालूम चले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? तो इस वाले केस से हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। ये केस जो थीटा बराबर 0 है, तो ये आवेशित कण को हम चुंबकीय क्षेत्र में गति कराएं, और गति कराने पर जिस डायरेक्शन में गति होने पर उसका कोई विचलन ना हो, उसमें मतलब उसका पथ ऋजु रेखीय हो, जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर कोई बल आरोपित नहीं होता, हम वही दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मान सकते हैं। तो हम आवेशित कण को गति करा के चुंबकीय क्षेत्र में ये बता सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। इस जो यहां बताया गया है इस चीज की पुष्टि इलेक्ट्रॉन नलिका द्वारा की गई, इलेक्ट्रॉन नलिका द्वारा इसकी पुष्टि की गई। इलेक्ट्रॉन नलिका एक उपकरण है जिसमें एक सिरे पर तंतु लगा होता है और दूसरे सिरे पर कुछ प्रतिदीप्तशील पदार्थ लगाए जाते हैं, और जैसे ही उस इलेक्ट्रॉन नलिका के तंतु में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस तंतु से इलेक्ट्रॉन पुंज निकलने लगता है, और वह इलेक्ट्रॉन पुंज एक धारा के रूप में आगे बढ़कर प्रतिदीप्तशील पदार्थ, जो प्रतिदीप्तशील पदार्थ है दूसरे सिरे पर, उससे जाकर टकराता है जब, तो वहां प्रतिदीप्त उत्पन्न करता है, चमक उत्पन्न करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन नलिका चुंबकीय क्षेत्र में स्थित नहीं है तो उसमें धारा प्रवाहित करने पर प्रतिदीप्तशील पदार्थ में एक चमक उत्पन्न होती है, और फिर उसी अगर इलेक्ट्रॉन नलिका को हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख के वही काम करें तो अब जिस स्थान पर पहले प्रतिदीप्त उत्पन्न होती थी उससे भिन्न स्थान पर होगी, वो विक्षेप वहां से एक विक्षेपित हो जाएगा, जो चमक पहले जहां उत्पन्न हो रही थी उससे हट जाता है। तो वह प्रयोग क्या सिद्ध करता है? यह प्रयोग यही बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने से इलेक्ट्रॉन पर वहां बल कार्य किया है, इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल लगा है, इसीलिए विक्षेप अब पहले के बजाय दूसरे स्थान पर, उस स्थान पर नहीं हो रहा है जहां पहले हो रहा था। यानी चुंबकीय क्षेत्र में अगर रख दिया जाए तो जो विक्षेप उत्पन्न होता था, जो पहले चमक उत्पन्न होती थी, अब वो उस स्थान पर ना होके हट जाता है, उसका स्थान दूसरे स्थान पर होगा। अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन नलिका को घुमाते रहें, चलाते रहें, उसके विभिन्न स्थान पर ले जाएं, तो वहां से ये मालूम चलता है कि उसका जो पहले चमक उत्पन्न हो रहा है वो लगातार हम भिन्न भिन्न स्थानों पर जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन नलिका को ले जाएंगे उस चमक का स्थान भी लगातार बदलता रहेगा। यानी प्रतिदीप्त जो उत्पन्न हो रही है उसमें जो चमक उत्पन्न हो रही है वो उसका स्थान भी लगातार परिवर्तित होता रहता है, जो ये सिद्ध करता है कि आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र में लॉरेंज बल लागू होता है। उसमें भी एक विशेष ऐसी स्थिति मिलेगी कि जहां विक्षेप शून्य होगा, यानी बिना चुंबकीय क्षेत्र के जिस स्थान पर वह प्रतिदीप्त उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र में एक ऐसी दिशा जरूर मिलेगी जहां उसी स्थान पर पुनः हमको विक्षेप प्राप्त होगा, पुनः उसी स्थान पर हमको चमक प्राप्त होगी, विक्षेप वहां पर शून्य दिखाई देगा। तो उसी दिशा को हम कहेंगे कि वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में विक्षेप अपने
पूर्व स्थान पर ही होगा, कोई मतलब चमक उसमें उसी स्थान पर होगा, उसमें कोई विक्षेप नजर नहीं आएगा, विक्षेप शून्य होगा। तो ये थी लॉरेंज बल से संबंधित बातें। और ये लॉरेंज बल में जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है वो धन आवेशित कणों के लिए ही बताया गया है। फिर बाएं हाथ के नियम में जो बताया गया कि आवेशित कण की गति अगर इस अंगुली के अनुदिश हो रही है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यह है तो लगने वाला बल उसके लंबवत होगा। तो यह धन आवेशित कणों के लिए ही कहा गया है। अगर ऋणावेशित कण है तो बल की दिशा ठीक विपरीत ली जाएगी, यह ध्यान रखिए। जैसा कि हमें मालूम है कि जिधर विद्युत धारा बहती है धनावेश की दिशा वही मानी जाती है और ऋणावेश की दिशा विद्युत धारा की दिशा के ठीक विपरीत मानी जाती है। तो यहां फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हम उसी से प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं इस सूत्र का सदिश रूप क्या है। लॉरेंज बल एक सदिश राशि है, बल है, तो इसका जरूर एक सदिश रूप होगा। और सदिश रूप क्या होगा, देखिए वेक्टर स्वरूप इसका सदिश रूप में तो सदिश रूप में अगर दिखाएं तो वेक्टर F इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी, ये लिखते हैं। ये इसका सदिश स्वरूप है, सदिश रूप में ये लिखा जाता है। यहां ये सिद्ध करता है कि F की जो दिशा है वो B क्रॉस B की दिशा में होगा। F की दिशा B क्रॉस B की दिशा। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई वेक्टर A है और दूसरा वेक्टर B है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट A और B दोनों के लंबवत होता है। तो ठीक उसी प्रकार B क्रॉस B की जो दिशा है वो B और B दोनों के लंबवत होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चाल और आवेशित कण के गति की दिशा इन दोनों के लंबवत होती है। भले ही गति क्षेत्र से थीटा कोण पर हो रहा हो या क्षेत्र के लंबवत हो रहा हो, किसी भी स्थिति में गति अगर चुंबकीय क्षेत्र में हो रहा है सिवाय थीटा जीरो को छोड़कर, भाई थीटा अगर जीरो है तो वहां बल आरोपित ही नहीं होगा, बल शून्य होगा। लेकिन बाकी स्थितियों में और विभिन्न कोणों पर गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के दोनों के लंबवत बल आरोपित होगा। तो यहां से यह चीज की पुष्टि होती है कि बल F की दिशा B और B दोनों के लंबवत होगी। तो यह था लॉरेंज बल से संबंधित बातें। अब आइए हम अगला टॉपिक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आवेशित कण गति करे तो उस गति का अध्ययन हम कैसे करेंगे। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति अब यहां हमने मान लिया कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र इतने भाग में दिखाया गया है। ये क्रॉस चिन्ह से हम बता चुके हैं कि तल के लंबवत भीतर की ओर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है। अगर कहीं चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत भीतर की ओर है तो उसको हम क्रॉस चिन्ह से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब यहां हम इस चुंबकीय क्षेत्र में, इसको चुंबकीय क्षेत्र बी कहा गया, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र इतने स्थान में उत्पन्न है। अब अगर कोई आवेशित कण को हम इस चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कराएं, सबसे पहला केस जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, इसमें अगर प्रवेश करे, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है
देखिए, अगर कोई आवेशित कण इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर प्रवेश करे, मतलब जिस डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है उसी दिशा में अगर वो गति करे, तो पीछे बताया जा चुका है, अगर क्षेत्र की दिशा में कोई आवेशित कण गति कर रहा है तो उस पर लगने वाला लॉरेंज बल शून्य होगा। यहां पर क्या मालूम है, क्षेत्र की दिशा के समांतर मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री वाला केस है। तो अगर कोई क्यू आवेशित कण यहां लिया गया, एक हमने क्यू आवेशित कण ले लिया, इस पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश है और यह आवेशित कण क्षेत्र के समांतर प्रवेश कर रहा है। तो समांतर मतलब क्षेत्र की दिशा के अनुदिश अगर गति कर रहा है तो क्या होगा, थीटा 0 होगा। तब इस पर लगने वाला लॉरेंज बल F बराबर 0 आएगा। क्यू वी बी साइन 0 और साइन 0 का मान 0 होने के कारण F बराबर 0 प्राप्त होगा, ये हमको प्राप्त होगा। तो अगर कोई बल आरोपित नहीं हो रहा तो जिस दिशा में वो जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, बिना विचलित हुए वो अपने पथ पर ऋजुरेखीय गति करता हुआ, मतलब एक सीधी रेखा में गति करता हुआ वह चुंबकीय क्षेत्र को क्रॉस कर जाएगा या चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरेगा। तो ये ध्यान रखिए, पथ भी पूछा जाता है, पथ कैसा होता है। तो जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण क्षेत्र की दिशा के समांतर उसमें प्रवेश करता है तो वो बिना विचलित हुए अपने पथ पर ऋजुरेखीय गति करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। तो उसकी गति क्या होगी, गति की जो पथ कहा जाए उसका गति का जो पथ होगा वो ऋजुरेखीय होगा, सरल रेखीय गति करेगा, उसमें सीधी रेखा में वो प्रवेश करेगा। कब, जब क्षेत्र के समांतर प्रवेश करे। लेकिन अगर इसी चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण लंबवत प्रवेश करे तब क्या होगा, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तब क्या होगा, यानी अब की बार थीटा हमको क्या लेना है, 0, सॉरी थीटा अब की बार 90, 0 तो पहले था जब समांतर गति हो रही थी तब 0 था। अब की बार आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तो क्षेत्र लंबवत भीतर की ओर है और हमने यह दिखा दिया कि ये डायरेक्शन, ये इस दिशा में यह आवेशित कण, ये कोई कण है जिस पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश है, इसमें हमने द्रव्यमान इसका मान लिया m है, m द्रव्यमान का प्लस क्यू आवेश का एक कण है जो v वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है। तो जैसे ही ये लंबवत प्रवेश करेगा, जो ही ये लंबवत प्रवेश करेगा ये वृत्तीय पथ पर गति करेगा। ये इस चुंबकीय क्षेत्र में ये वृत्ताकार पथ पर गति करना शुरू कर देगा और ये धन आवेशित कण है, इसलिए ये वामावर्त दिशा में इस तरीके से गति करेगा। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आवेशित कण लंबवत प्रवेश करता है तो यह एक नियत वेग से वृत्तीय पथ पर गति करता हुआ आगे बढ़ेगा, ये वृत्तीय पथ पर गति करने लगेगा। तो देखिए, अब यहां पर अगर किसी क्षण कण इस स्थान पर है, मान लीजिए यहां पर है, तो इसके वेग की दिशा क्या होगी, ये होगी। अगर इस स्थान पर ले लिया जाए तब वेग की दिशा क्या होगी, इधर होगी। यानी स्पर्श रेखा में जहां भी कण मौजूद है वहां वेग की दिशा ये स्पर्श रेखा में दिखाया जाएगा। अगर यहां कण मौजूद है तो वेग की दिशा ये स्पर्श रेखा, यहां से खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में ये होगा। तो ये वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, वृत्तीय पथ पर गति करता हुआ आगे बढ़ेगा। अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करे, एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अगर उसमें प्रवेश करे तो उसका पथ वृत्ताकार कहा गया है। लेकिन इस वृत्तीय पथ पर जो गति भी हो रही है वह नियत वेग से होगी, यानी वेग का परिमाण बदलने वाला नहीं है, वेग का परिमाण नियत रहेगा। कारण क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तो बल उस पर एक समान लागू होगा।
तो एक समान बल लगने के कारण उसका वेग नियत रहेगा, लेकिन चुंबकीय बल भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होने के कारण, जैसे यहां देखिए इस स्थान पर अगर बल कहा जाए तो यह वेग के लंबवत कार्य करेगा, वेग के लंबवत कार्य करेगा। चुंबकीय क्षेत्र भीतर की ओर है, वेग इधर दिखाया गया एक्स अक्ष के अनुदिश, तो इधर हम कह सकते हैं इन दोनों के लंबवत बल यहां F इस दिशा में कार्य करेगा। अब जब इस स्थान पर है तब बल की दिशा, तो देखिए स्थान जैसे जैसे क्षेत्र में भिन्न भिन्न स्थान पर जाते हैं बल का डायरेक्शन लगातार चेंज होता है, लेकिन हमेशा चुंबकीय क्षेत्र और गति की दिशा के हमेशा लंबवत ही कार्य करेगा। गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इन दोनों के लंबवत हमेशा कार्य करेगा। तो ये हर जगह बल अपने जो बताया गया उस नियम का ये पालन कर रहा है, और यह वृत्तीय पथ में केंद्र की ओर कार्यरत है। तो निश्चित रूप से लॉरेंज बल अगर अभिकेंद्र मतलब केंद्र के अनुदिश कार्य कर रहा है, तो यही लॉरेंज बल कण को वृत्तीय पथ में घूमने के लिए एक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। यही बल इसको अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। ये नियत बल से वृत्तीय पथ पर गति करता है, लगातार वेग की दिशा बदलती है। इसके कारण से वेग की दिशा बदलने के कारण इसमें एक त्वरण उत्पन्न होता है जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है, और त्वरण अगर केंद्र की ओर उत्पन्न हो रहा है तो उसको अभिकेंद्र त्वरण कह सकते हैं। और अभिकेंद्र त्वरण होने के कारण कण पर अभिकेंद्र बल आरोपित होता है। तो ये अभिकेंद्र बल कहां से मिला? तो केंद्र की ओर लगने वाले लॉरेंज बल से ही प्राप्त हुआ। लॉरेंज बल ही इसको आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, और उसी बल के कारण यह वृत्तीय पथ पर लगातार गति करता है। तो यहां देखिए क्या मालूम चला, क्योंकि कण को वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल कण को वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल लॉरेंज बल से प्राप्त होता है। लॉरेंज बल से प्राप्त होता है, लॉरेंज बल से ही प्राप्त होता है। अब हम यहां से इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या, मान लीजिए जिस वृत्तीय पथ पर आवेशित कण गतिमान है उसकी त्रिज्या अगर r कह दिया जाए, केंद्र वो कह दिया जाए, त्रिज्या r कह दिया जाए, तो यहां हम इस कॉन्सेप्ट के आधार पर इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या को हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, कण को वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल कहां से मिलता है? लॉरेंज बल प्रदान करता है। और लॉरेंज बल कितना लगेगा भाई? लॉरेंज बल कितना लगेगा? ये लंबवत प्रवेश कर रहा है, थीटा 90 पर प्रवेश कर रहा है, तो थीटा 90 पर अगर प्रवेश कर रहा है तो इस पर जो लॉरेंज बल लगेगा कितना लगेगा? F बराबर QVB, ये लॉरेंज बल होगा भाई। थीटा अगर 90 है तो कण पर आरोपित लॉरेंज बल QVB के बराबर होगा, पीछे बताया जा चुका है। तो अब यही QVB इसको अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा, यानी हम लिख सकते हैं mb स्क्वायर और QVB बराबर QVB ये लॉरेंज बल हो गया, और यह mb स्क्वायर बटा r ये प्रदान करेगा लगने वाला लॉरेंज बल। कण पर लगने वाला लॉरेंज बल उसको अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा है। अभिकेंद्र बल का सूत्र mb स्क्वायर बटा r पढ़ चुके हैं। अब यहां से r का हम वैल्यू निकाल सकते हैं। इस r को यहां ले आइए और QVB को हम नीचे ला सकते हैं। तो यहां से देखिए क्या मिलेगा, r इक्वल टू mb स्क्वायर अपॉन QVB। यहां एक v से v का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और अंत में हमको एक सूत्र मिलेगा r बराबर
mb/qb, mb/qb, ये फार्मूला हमको प्राप्त होगा। यह सूत्र इस कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या को प्रदर्शित करता है। इस सूत्र की सहायता से हम कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या को बता सकते हैं कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ वृत्ताकार होता है और उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या r बराबर mb/qb के बराबर होगा। अब इसका देखिए, अगर ये कहा जाए कि भाई कण वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, वेग का परिमाण नियत है, वेग का परिमाण नहीं बदल रहा, लेकिन बल की दिशा बदल रही है, लगातार पथ उसका वृत्तीय है, तो क्या गतिज ऊर्जा पर प्रभाव पड़ेगा? भाई गतिज ऊर्जा पर प्रभाव पड़ेगा। अगर यही कण क्षेत्र के अनुदिश गति करता, क्षेत्र के अनुदिश यानी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता तो ऋजुरेखीय पथ पर गति करता, और क्षेत्र के लंबवत जब गति कर रहा है, क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है तो वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, तो दोनों गतियों में गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोनों गतियों में गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम कह सकते हैं कि वेग का परिमाण नियत है और द्रव्यमान नियत है। भाई द्रव्यमान तो सबका संरक्षित होता है, कोई भी कण हो, तो द्रव्यमान यहां नियत है और वेग का परिमाण नियत है। इस कारण से गतिज ऊर्जा भी नियत रहेगी। चाहे कण आवेशित कण चाहे ऋजुरेखीय पथ पर गति करे चुंबकीय क्षेत्र में, चाहे वृत्तीय पथ पर गति करे, दोनों ही स्थितियों में उसकी गतिज ऊर्जा नियत होगी। गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो गतिज ऊर्जा हम कह सकते हैं कि कण की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? भाई द्रव्यमान m है, वेग v है, तो कण की गतिज ऊर्जा क्या होगी? कण की गतिज ऊर्जा k से अगर लिखा जाए तो k बराबर होता है 1/2 mv², ये होता है, ये कण की गतिज ऊर्जा है। अब गतिज ऊर्जा के टर्म में इसको हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? देखिए, गतिज ऊर्जा के टर्म में किस प्रकार से लिखेंगे? तो r बराबर mb/qb बताया गया, और यहां से हम निकालेंगे v का मान, और v का मान निकाल के इसमें रख दीजिए। भाई v का मान यहां से निकाल के और इसमें रख दीजिए, तो हम गतिज ऊर्जा के पदों में प्राप्त कर सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 डाल दीजिए। ये हमारा जो r बराबर mb/qb मिला है, इसको इक्वेशन 1 डाल दीजिए, समीकरण नंबर 1 है। अब यहां से देखिए, यहां से अगर हम वेग निकालें तो v² बराबर आ जाएगा 2k/m, ये आ जाएगा। या इसको हम v अगर कहें तो v बराबर आएगा √2k/m, ये मिल जाएगा। अब इस v का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो देखिए, v का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में अगर v का मान रखा जाए तो r बराबर यहां से क्या मिल जाएगा? r बराबर m और यहां √2k/m अपॉन नीचे qb, ये मिल गया। अब इसको हम m² करके अंदर कर सकते हैं। यहां रूट के अंदर इसको हम ले आए, भाई रूट के अंदर स्क्वायर के रूप में रहा होगा तो बाहर m आया होगा, तो इस तरीके से हम इसको रूट के अंदर अगर लिखना चाहें तो ये m² के रूप में भीतर आ जाएगा, बट्टा m हो जाएगा, और यहाँ qb आ जाएगा। अब इस यम से इस यम को हम स्क्वायर, इसके स्क्वायर को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, r का फार्मूला हमको क्या मिल गया? अंडर ऊपर मिल गया 2mk, कह सकते हैं 2mk/qb, ये मिल जाएगा। यह सूत्र गतिज ऊर्जा के पद में कहा जाएगा। यह त्रिज्या वेग के पद में है, r बराबर mb/qb, और यह गतिज ऊर्जा के पद में है। यहां से देखिए, m और v का गुणनफल क्या है? m और v का गुणनफल संवेग है। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि कण के संवेग के अनुक्रमानुपाती है। भाई इस सूत्र से अगर कहा जाए तो दो बातें यहां से क्लियर हो रही है कि त्रिज्या कण के संवेग के अनुक्रमानुपाती है, ये संवेग के अनुक्रमानुपाती है। और एक और भी कह सकते हैं, अगर m को हम नीचे ले आए q/m कर दें, m को अगर q के नीचे हम विभाजित कर दें तो ये q/m जो होता है वो विशिष्ट आवेश कहलाता है। किसी आवेशित कण पर
आवेश की मात्रा और उस आवेशित कण के द्रव्यमान का अनुपात विशिष्ट आवेश कहलाता है। तो यह त्रिज्या विशिष्ट आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होती है, विशिष्ट आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसको हम विशिष्ट आवेश भी लिख सकते हैं। ये दोनों बातें इस सूत्र से क्लियर हो रही है। ये कण की जो त्रिज्या है यह संवेग के अनुक्रमानुपाती और विशिष्ट आवेश के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब हम यहां से एक निष्कर्ष और निकाल सकते हैं। संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है, तो वेग जितना ज्यादा होगा संवेग उतना ही ज्यादा होगा, और संवेग अगर ज्यादा है तो त्रिज्या उतनी ही बड़ी होगी। तो यहां से क्या कहा जा सकता है भाई, गतिज ऊर्जा क्यों नियत रहती है? कण की गतिज ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्र में क्यों नियत रहती है? तो यही कारण है कि अगर कण का वेग अधिक हो, आवेशित कण अगर अधिक वेग से गति करेगा तो उसके पथ की त्रिज्या बड़ी हो जाएगी, पथ की त्रिज्या उसकी बड़ी हो जाएगी। भाई वेग ज्यादा होने पर त्रिज्या बढ़ जाता है, यहां से क्या मालूम चलेगा, वेग ज्यादा होने पर त्रिज्या बढ़ जाता है और गतिज ऊर्जा वो नियत बना रहता है, गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहां से देखिए गतिज ऊर्जा के पद में मिल गया। अब हम अगर कहें कि आवेशित कण को जो गतिज ऊर्जा के प्रदान की गई, अगर उसको v वेग से त्वरित करके वह गतिज ऊर्जा मिली हो, अगर कण को v विभवांतर से उसको त्वरित किया गया हो, तब उसने k गतिज ऊर्जा अर्जित किया हो, तब हम क्या लिख सकते हैं? देखिए विभवांतर और गतिज ऊर्जा में क्या संबंध है? तो गतिज ऊर्जा ये q इंटू वी के बराबर होती है। यदि कण को v वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाए, q आवेशित कण को v वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाए, तो आवेशित कण द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा के बराबर q इंटू वी होता है, यानी आवेश और विभवांतर का गुणनफल गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो इसी फार्मूले में हम गतिज ऊर्जा की जगह पर q इंटू वी अगर रख दे तो यह वोल्टेज के टर्म में हमको त्रिज्या का सूत्र मिल जाएगा, √2m/q_v अपॉन QV, ये हो जाएगा। अब देखिए ये रूट के अंदर एक Q है और एक नीचे बाहर है, तो इसको भी रूट के अंदर अगर ले चलें, इस रूप में बना लें, 1/b को आगे कर लीजिए और पूरे पर रूट लगा दीजिए। अब यहां ऊपर हो जाएगा 2m/q_v अपॉन नीचे जो Q था, अब रूट के अंदर उसको लिखेंगे तो एक Q स्क्वायर के रूप में आएगा। अब एक Q से नीचे स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, इस Q से इसका स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, एक घात बचेगा Q का। तो अब यहां से देखिए त्रिज्या का सूत्र हमको क्या मिल गया, त्रिज्या R इक्वल टू 1/b अंडर रूट ऊपर आ जाएगा 2mv अपॉन Q। ये फार्मूला विभवांतर के पद में त्रिज्या का मिल जाएगा। यह तीन रूप हमको प्राप्त हो चुका है। पहला त्रिज्या का सूत्र वेग के पद में है, दूसरा त्रिज्या का सूत्र गतिज ऊर्जा के पद में है, और तीसरा ये वोल्टेज के टर्म में, विभव के टर्म में है। अगर v विभवांतर से त्वरित किया गया हो तब उसकी त्रिज्या हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए आवेशित कण का आवर्तकाल t है। आवर्तकाल क्या होता है? तो आवर्तकाल एक चक्कर पूरा करने में लगा समय कहलाता है। आवर्तकाल मतलब एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। तो कण अगर वृत्तीय पथ पर गतिमान है और वह एक चक्कर अपना वृत्तीय पथ पर एक चक्कर t समय में पूरा करता है, यानी उसका आवर्तकाल t है। यदि कण का आवर्तकाल t हो तब क्या होगा? तो आवर्तकाल मतलब एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। और हम जानते हैं अगर r त्रिज्या का कोई वृत्तीय पथ है तो उस पर एक चक्कर पूरा करने में चली गई दूरी 2πr के बराबर होती है। और एक चक्कर अगर v वेग से पूरा कर रहा है, भाई वेग हर जगह नियत वेग v दिखाया गया, तो हम लिख सकते हैं आवर्तकाल बराबर 2πr/v। मतलब एक चक्कर पूरा करने में चली गई दूरी और जिस चाल से पूरी कर रही है उस चाल से डिवाइड कर देंगे
तो यहां समय बराबर दूरी बटा चाल वाले फार्मूले से हम t बराबर 2 पाई r बाई b लिख सकते हैं। तो अब देखिए आवर्तकाल t का सूत्र कैसे प्राप्त करें। तो r हम पीछे निकाल चुके हैं, r का मान हम mb बाई क्यूबी के रूप में प्राप्त हुआ है, रख दीजिए इसमें। r बराबर mb बटा क्यूबी, इस मान को यहां रख दीजिए। रखने पर तो हमको देखिए क्या मिल जाएगा, आवर्तकाल t का सूत्र प्राप्त होगा t बराबर 2 पाई और यहां लिख सकते हैं mb बाई क्यूबी अपॉन v। तो इस v से ये भी कैंसिल हो रहा है, ये अंश में है ये हर में है, कैंसिल हो जाएगा। अंत में हमको क्या मिलेगा, t इक्वल टू 2 पाई m और नीचे हो जाएगा बटा क्यूबी। यह सूत्र हमको आवर्तकाल का प्राप्त हो जाएगा, ये आवर्तकाल का सूत्र प्राप्त हो जाएगा। अब आवर्तकाल के सूत्र में देखिए क्या दिखाई दे रहा है, इसमें वेग नहीं है, ये वेग से स्वतंत्र है। आवर्तकाल कण के वेग पर निर्भर नहीं करता। आवर्तकाल जो है वो कण के वेग पर या उसके वृत्तीय पथ की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। वेग चाहे कम हो कण का चाहे अधिक हो, आवर्तकाल उसका नियत रहेगा। भाई स्लो गति से अगर धीमी गति से अगर प्रवेश करता है तो उसका जो पथ होगा वो छोटा वृत्त बनेगा, छोटे वृत्तीय पथ पर गति करेगा। अगर अधिक तीव्र गति से वो प्रवेश करता है तो उतना ही बड़ा वृत्तीय पथ वो निर्मित करेगा, और बड़े वृत्तीय पथ पर चलने में भी उतना ही समय लगेगा जितना छोटे वृत्तीय पथ पर गति कर रहा था। तो ये वेग पर निर्भर नहीं करता। यहां आवेशित कण का जो आवर्तकाल है वो वेग पर निर्भर नहीं करता है और पथ की त्रिज्या पर भी निर्भर नहीं करता है। ये सीधे आवेश और चुंबकीय क्षेत्र तथा द्रव्यमान पर निर्भर करता है। आवेश, चुंबकीय क्षेत्र और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। हाँ, आवेश अगर ज्यादा है तो आवर्तकाल कम हो जाएगा, आवेश कम है तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, या चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता के अनुसार भी यह परिवर्तित होता है। लेकिन ये वेग पर निर्भर नहीं करता है। कण अगर स्लो गति से आ रहा है चुंबकीय क्षेत्र में तो छोटा वृत्तीय पथ पर गतिमान होगा, अगर तीव्र वेग से आ रहा है तो उसका वृत्तीय पथ बड़ा हो जाएगा। लेकिन आवर्तकाल दोनों ही कंडीशन में सेम रहेगा। अब आवृत्ति के लिए अगर सूत्र लिखें, देखिए ये इसको हम 4 नंबर कहेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आवर्तकाल के लिए है। यह आवर्तकाल के लिए क्वेश्चन नंबर 4 कहा जाएगा। 3 हम पीछे देख चुके हैं। अब यदि कण की आवृत्ति n हो, यदि कण की आवृत्ति n हो तब n बराबर 1/t। आवृत्ति बराबर होता है 1 बटा आवर्तकाल। आवृत्ति मतलब 1 सेकंड में जितना चक्कर पूरा करता है कण अपने वृत्तीय पथ पर, 1 सेकंड में जितना चक्कर पूरा करेगा वही कण की आवृत्ति कहलाएगी। यानी प्रति सेकंड चक्करों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। तो आवृत्ति जो होता है वो आवर्तकाल का भी उत्क्रम होता है। तो आवर्तकाल का सूत्र था 2 पाई m बाई क्यूबी। तो इसको पलट देंगे, तो n का सूत्र हमको क्या मिलेगा, क्यूबी बटा 2 पाई m। यह कण की आवृत्ति का सूत्र कहलाएगा, कण की आवृत्ति का सूत्र कहलाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने, अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है तो उसकी गति का हमने अध्ययन किया और विभिन्न स्थितियों में, विभिन्न रूपों में त्रिज्या का सूत्र प्राप्त किया गया, आवर्तकाल सूत्र मिला और साथ साथ आवृत्ति का मिला। अब मान लीजिए कि आवेशित कण ना ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, और ना ही लंबवत बल्कि थीटा कोण पर प्रवेश करे, तब क्या होगा। तो तीसरा केस इसका है, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर प्रवेश करता है। थीटा कोण पर प्रवेश करता है जिसमें थीटा ना ही 0 के बराबर हो
जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए और 90 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी कोण पर यह प्रवेश कर रहा है तो उस केस के लिए यहां बताया जा रहा है कि कोई न्यून कोण हो, 0 और 90 के बीच किसी कोण पर अगर प्रवेश करे तो ऐसे सिचुएशन में उसका पथ कैसा होगा। देखिए हम पीछे पढ़ चुके हैं, कितना लॉरेंज बल लगेगा, तो लगने वाला लॉरेंज बल होगा F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, ये लॉरेंज बल कार्य करेगा। तो यहां से क्या मालूम चल रहा है कि यहां लॉरेंज बल जो लग रहा है वो क्यू वी बी साइन थीटा, यानी वेग का ऊर्ध्व घटक इसको वृत्तीय पथ पर ले जाएगा, वेग का ऊर्ध्व घटक वृत्तीय पथ पर ले जाएगा, जबकि इसका क्षैतिज घटक जो होगा, क्षैतिज घटक जो होगा वो क्षेत्र के अनुदिश गति कराएगा। यहां वेग के दोनों घटक कार्य करेंगे। अगर कोई आवेशित कण इस चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर प्रवेश करे, थीटा कोण पर मान लीजिए ये हमने ले लिया, यहां अलग डायरेक्शन इसका दिखा दिया जाए। देखिए अब ये वृत्तीय पथ नहीं लेंगे, इसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर आवेशित कण थीटा कोण पर प्रवेश करे तब इसका पथ कैसा होगा। ये आवेशित कण है Q प्लस Q आवेशित कण है और यह क्षेत्र से थीटा कोण पर प्रवेश कर रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये मान लीजिए ये कोण हमने, ये क्षेत्र की दिशा हमने इस तरीके से दिखा दिया, और ये थीटा कोण पर प्रवेश कर रहा है, m द्रव्यमान है और इस डायरेक्शन में ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर अगर चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो अब देखिए इस वेग के दोनों घटक प्रभावी होंगे, वेग के दोनों घटक प्रभावी होंगे। इसका जो क्षैतिज घटक होगा यानी v cos थीटा वो इसको क्षेत्र के अनुदिश खींचेगा, इस कण को वो क्षेत्र के अनुदिश चलाएगा, और जो इसका ऊर्ध्वाधर घटक होगा v sin थीटा वो क्षेत्र के लंबवत खींचेगा। भाई v sin थीटा इस क्षेत्र के लंबवत उसको खींचेगा, यानी उसको वृत्तीय पथ पर ले जाने का प्रयास करेगा, और जो क्षैतिज घटक है वो ऋजुरेखीय पथ पर सीधी रेखा में ले जाने का प्रयास करेगा। तो यहां दोनों घटक एक साथ कण पर आरोपित होंगे, जिसके कारण जो इसका परिणामी पथ होगा वो कुंडलिनी के रूप में होगा। इसका जो परिणामी पथ होगा वो कुंडलिनी के रूप में इस तरीके से ये वृत्तीय पथ भी होगा और आगे भी बढ़ेगा, ये एक कुंडलिनी के रूप में इसे गति करता हुआ आगे बढ़ेगा। और इसमें जो क्षैतिज घटक है वो क्षेत्र की दिशा में, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये ले लिया जाए, तो इसका अक्ष जो होगा वो क्षेत्र के अनुदिश होगा, ये ध्यान रखिए। इसका जो अक्ष होगा वो चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश होगा, कुंडलिनी का अक्ष जो होगा वो चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश होगा। और इसका पथ देखिए वृत्ताकार भी है और साथ साथ आगे भी बढ़ रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो यहां दोनों घटक एक साथ कार्य कर रहे हैं, जिसका परिणामी कुंडलिनी उसका आकार दे देता है पथ का। तो इन दोनों का यहां परिणामी एक साथ कार्य कर रहा है। तो इस पथ को हम कहेंगे इसका पथ कैसा होगा। अगर थीटा कोण पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका पथ एक कुंडलिनी के रूप में होगा, हिलिक्स जिसको कहते हैं, हिलिक्स के फॉर्म में इसका ये पाथ यहां प्राप्त होगा। और इसका रीजन क्या है कि क्षैतिज घटक क्षेत्र के अनुदिश चलाएगा, क्षैतिज घटक v cos थीटा क्षेत्र के अनुदिश ले जाएगा, जबकि v sin थीटा वृत्ताकार पथ पर खींचेगा, जिसके कारण परिणामी पथ जो होगा वो कुंडलिनी हो जाएगा। अब इस कुंडलिनी के लिए अगर त्रिज्या का सूत्र लिखें तो त्रिज्या का सूत्र क्या होगा। तो देखिए इस कुंडलिनी की त्रिज्या कितनी होगी, पथ की त्रिज्या। तो इसका पथ कैसा प्राप्त हुआ, कण का पथ कुंडलिनी जिसको हिलिक्स कहते हैं, हिलिक्स के रूप का प्राप्त होगा, जिसकी त्रिज्या यानी हेलिक्स की त्रिज्या r बराबर, तो हम यहां से लिख सकते हैं mv साइन थीटा
एम बी साइन थीटा या बी परपेंडिकुलर दिखा सकते हैं, बी परपेंडिकुलर यानी इसका ऊर्ध्व घटक वेग का बटा क्यू बी, ये हो जाएगा। जहां जो बी परपेंडिकुलर है इसका, उसको हम बी साइन थीटा कहेंगे, बी साइन थीटा। तो अब यहां से आर बराबर हम लिख सकते हैं एम बी साइन थीटा बटा क्यू बी, ये हो जाएगा। इस सूत्र की सहायता से हम इस कुंडलिनी की त्रिज्या को निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए आवर्तकाल की बात की जाए, आवर्तकाल कितना होगा? तो आवर्तकाल देखिए, कण का आवर्तकाल आवर्तकाल वही रहेगा 2 पाई एम बटा क्यू बी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि आवर्तकाल वेग पर निर्भर नहीं करता। यह कुंडलिनी जो पथ प्राप्त होता है वो वेग के कारण प्राप्त होता है और आवर्तकाल वेग पर निर्भर ही नहीं करता। इस कारण से आवर्तकाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आवर्तकाल 2 पाई एम बाई क्यू बी होगा। आवृत्ति कहे तो क्यू बी बाई 2 पाई एम, यहां भी कण की आवृत्ति और आवर्तकाल वही रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। कण की आवृत्ति n बराबर वही फार्मूला क्यू बी बटा 2 पाई एम, इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये दोनों वेग से स्वतंत्र हैं, वेग पर निर्भर नहीं करते। तो आवर्तकाल और आवृत्ति वही सूत्र हमको प्राप्त होगा। अब यहां एक डिफिनीशन आता है पथ की पिच। तो पथ की पिच क्या होती है? पथ की पिच, अगर कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर प्रवेश करता है और उसका पथ कुंडलिनी के रूप में होता है, तो वह एक चक्कर पूरा करने में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, या हम कह सकते हैं अपने अक्ष के अनुदिश जितना दूरी तय करता है उस दूरी को हम पथ की पिच कहते हैं। वही कण के पथ की पिच कहलाता है। अगर कोई आवेशित कण कुंडलिनी के पथ पर गति कर रहा है तो एक चक्कर पूरा करने में अपने अक्ष के अनुदिश अथवा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुदिश जितना दूरी तय करता है वही दूरी उस कण के पथ की पिच कहलाती है। देखिए एक चक्कर पूरा करने में, जैसे यहां से देखिए, यहां से शुरू कर रहा है गति अपनी, यहां से शुरू कर रहा है कुंडलिनी का आकार, यहां से मान लीजिए शुरू हो रहा है, यहां से स्टार्ट हुआ, कोई भी कण हमने यहां से जैसे प्रवेश किया, यहां स्थान ले लिया, अब यहां से यहां आया, फिर घूमता हुआ जब यहां पहुंचा तब इसका हम कहेंगे एक चक्कर पूरा हुआ। भाई इस स्थान से यहां आया तो ये आधा चक्कर हुआ और फिर से घूमकर यहीं पहुंच गया तो ये एक चक्कर पूरा हुआ। तो अब यहां से यहां तक एक पथ की पिच इसको प्राप्त हो गई क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र के अनुदिश या अपने अक्ष के अनुदिश। भाई अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश ही होता है, कुंडलिनी का जो अक्ष होगा वो क्षेत्र के अनुदिश होगा, उसी डायरेक्शन में वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि दोनों घटक इसके जिम्मेदार हैं, क्षैतिज घटक क्षेत्र की दिशा में चलाएगा और ऊर्ध्व घटक वृत्तीय पथ पर चलाएगा। यही कारण से ये स्प्रिंग जैसा होता है, स्प्रिंग के रूप में, उसी तरीके से ये आगे की ओर हेलिक्स के रूप में बढ़ता रहेगा। तो अब पथ की पिच कैसे निकालें? तो आवेशित कण अपना एक चक्कर पूरा करने में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जितनी दूरी तय करता है वही दूरी पथ की पिच कहलाती है। कण द्वारा एक चक्कर पूरा करने में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, कण द्वारा एक चक्कर पूरा करने में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चली गई दूरी को कण के पथ की पिच कहते हैं। कण के पथ की पिच कहते हैं।
इसको P से लिखते हैं, तो P बराबर क्या होगा, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो चाल यहां कौन सी ली गई, तो पथ की पिच ले रहे हैं उसके अक्ष के अनुदिश या चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश, और उसको क्षेत्र के अनुदिश ले जाने का काम उसका समांतर घटक यानी क्षैतिज घटक करता है, क्षैतिज घटक। तो V का यहाँ क्षैतिज घटक लिया जाएगा और साथ में आवर्तकाल, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल है। अब यहां हम जानते हैं कि V, ये समांतर घटक, इसका क्षैतिज घटक कितना होगा, V cos थीटा, V cos थीटा, और T का है 2 पाई m बटा QB। इस फार्मूले से हम पथ की पिच ज्ञात कर सकते हैं, इस फार्मूले से पथ की पिच ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए संयुक्त प्रभाव देखते हैं कि अगर कोई आवेशित कण है, वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न है कहीं पर, और उसमें गति कर रहा हो, तब क्या होगा, तब उस पर संयुक्त प्रभाव क्या पड़ेगा, आवेशित कण की गति पर चुंबकीय एवं वैद्युत क्षेत्रों का संयुक्त प्रभाव। चुंबकीय एवं वैद्युत क्षेत्रों का संयुक्त प्रभाव। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई आवेशित कण है, तो आवेशित कण के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होता है, आवेशित कण के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होता है, और जब उसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं तो उस पर एक चुंबकीय बल भी कार्य करता है। तो देखिए, आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में जब रखा जाता है, आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में स्थिर भी अगर रख दिया जाए, स्थिर अवस्था में, वहां गति कराने की आवश्यकता नहीं है, आवेशित कण अगर वैद्युत क्षेत्र में स्थिर अवस्था में भी रख दिया जाए तो उस पर वैद्युत बल कार्य करता है। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र ई में, वैद्युत क्षेत्र ई, मान लीजिए ई कहीं वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है में क्यू आवेशित कण क्यू आवेशित कण पर कार्यरत वैद्युत बल, कितना वैद्युत बल कार्य करता है, तो हमें मालूम है कि अगर क्यू आवेशित कण है, ई वैद्युत क्षेत्र है, तो उसको हम वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो लगने वाला जो वैद्युत बल है F बराबर Q इंटू ई के बराबर होगा, Q इंटू ई। और चुंबकीय क्षेत्र में जब रखते हैं, जब चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं, क्यू आवेशित कण को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कराने पर आरोपित लॉरेंज बल तो लॉरेंज बल F बराबर Q B क्रॉस B पढ़ चुके हैं। ये तो वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल QE और चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल Q B क्रॉस B। अब अगर कोई ऐसे स्थान पर हम आवेशित कण को ले जाएं जहां वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों हो, तो ऐसे स्थान को हम क्रॉसित कहते हैं, क्रॉसित क्षेत्र कहा जाता है, जहां वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो वहां देखिए, अगर ऐसे क्षेत्र में कोई आवेशित कण v वेग से गति करे तब उस पर लगने वाला कुल लॉरेंज बल, यदि कण वैद्युत तथा चुंबकीय, वैद्युत तथा चुंबकीय
दोनों क्षेत्रों, वैद्युत तथा चुंबकीय दोनों क्षेत्रों में वैद्युत तथा चुंबकीय दोनों क्षेत्रों में एक साथ उस पर आरोपित हो जाए, यानी गति करे, एक वैद्युत क्षेत्र E और एक समान चुंबकीय क्षेत्र B दोनों विद्यमान हो। यदि कण वैद्युत तथा चुंबकीय दोनों क्षेत्रों में एक साथ स्थित हो, यदि कण वैद्युत तथा चुंबकीय दोनों क्षेत्रों में एक साथ स्थित हो, तब वहां उस पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल यानी दोनों क्षेत्रों का संयुक्त प्रभाव क्या होगा? संयुक्त प्रभाव से कार्यरत लॉरेंज बल F इक्वल टू कहेंगे QE प्लस क्यू बी क्रॉस बी। ये हो जाएगा। ये हो जाएगा। ये संयुक्त प्रभाव का लॉरेंज बल का सूत्र है। अगर कोई आवेशित कण है, वह संयुक्त क्षेत्र यानी वैद्युत क्षेत्र भी हो, चुंबकीय क्षेत्र भी हो, दोनों का संयुक्त प्रभाव किसी स्थान पर है और वहां अगर विवेक से गति कर रहा है, तब वहां लॉरेंज बल का सूत्र हम ये लिखेंगे, संयुक्त प्रभाव का लॉरेंज बल QE प्लस क्यू बी क्रॉस बी है। अब मान लीजिए कि ऐसे स्थान पर कण बिना विचलित हुए गति करता है। यदि कण ऐसे स्थान पर बिना विचलित हुए गति करता है, यानी उस पर लगने वाला बल शून्य हो, जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करने पर वहां कोई बल आरोपित नहीं होता। तो अगर ऐसे संयुक्त क्षेत्र में यदि कण बिना विचलित हुए गति करता है, तो क्या कहा जाएगा कि उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। भाई, कण अगर बिना विचलित हुए गति कर रहा है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा। या हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों बलों का परिणामी शून्य है। बल तो दोनों कार्य कर रहे हैं, लेकिन दोनों बल बराबर परिमाण और विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर दे रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जब कण बिना विचलित हुए गति करता है तो F बराबर हम कह सकते हैं 0। और जब F बराबर 0 होगा तो यहां देखिए F बराबर अगर 0 कह दिया जाए तो क्या हो जाएगा, यानी वेक्टर E प्लस B क्रॉस B, इन दोनों का जो परिणामी मिलेगा वो भी 0 हो जाएगा। भाई, क्यों तो अदिश राशि है, दोनों में क्यों कॉमन ले लेंगे और दाहिनी तरफ 0 है तो हम 0 के इक्वल इसको नहीं कह सकते, क्योंकि क्यों आवेशित कण पर आवेश है, जो कण है उस पर आवेश की मात्रा है, तो ये 0 के बराबर हो नहीं सकता। तो क्यू दोनों में कॉमन लेके हम इसको 0 के नीचे भाग कर देंगे, ऐसा कह सकते हैं। तो यहां देखिए, अगर इसको 0 कर दिया जाए और क्यू यहां कॉमन ले लिया जाए और फिर क्यू को 0 के नीचे लाके शून्य बना लेंगे, तो यहां क्या मिलेगा, E प्लस बी क्रॉस बी बराबर 0। तो यहां देखिए E और B क्रॉस B ये दोनों का परिणामी शून्य, मतलब क्या हुआ कि E और B क्रॉस B ये दोनों एक ही तल में स्थित होंगे। भाई, एक ही तल में स्थित होंगे तभी उनका परिणामी शून्य हो सकता है। दो वेक्टर का अगर योग शून्य किया गया तो निश्चित रूप से वो एक ही तल में होने चाहिए, विपरीत वेक्टर होने चाहिए। विपरीत वेक्टर सदैव एक ही तल में मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब E और B क्रॉस B ये दोनों एक ही तल में है, और अगर ये एक ही तल में है तो हम यहां से कह सकते हैं E और B परस्पर लंबवत होंगे। भाई, कैसे लंबवत होंगे, ये B क्रॉस B, ये B और B दोनों के लंबवत है। भाई, चूंकि B क्रॉस B जो है, B क्रॉस B
बी व बी दोनों के लंबवत है, दोनों के लंबवत है, ये दोनों के लंबवत है बी क्रॉस बी, और ये दोनों के लंबवत है तो ये भी दोनों के लंबवत होगा। तो ऐसा भी हम कह सकते हैं कि ई बी के भी लंबवत है और ई बी के भी लंबवत है। अतः वेक्टर ई लंबवत होगा वेक्टर बी के। तो अगर किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत उत्पन्न है तो उसको हम क्रॉसित कहते हैं। वह क्षेत्र क्रॉसित क्षेत्र कहलाता है। और क्रॉसित क्षेत्र में कण पर कोई बल आरोपित नहीं होता, तब वहां लगने वाला बल शून्य हो जाएगा। तो संयुक्त प्रभाव में देखिए ई और बी अगर लंबवत है और ऐसे स्थान पर कण बिना विचलित हुए गति करता है तो हम कह सकते हैं कि कण का जो वेग का परिमाण होगा, और यहां से देखिए बी क्रॉस बी का परिमाण और ई का परिमाण ये दोनों बराबर होगा, इन दोनों का परिमाण बराबर होगा। अब अगर परिमाण बराबर है तो हम यहां से कह सकते हैं, देखिए v और b क्या है, v और b क्या है, परस्पर लंबवत। भाई v और b परस्पर लंबवत होंगे और ये दोनों अगर लंबवत हैं तो v क्रॉस b क्या आएगा, vb sin 90, vb sin 90। और इधर e का परिमाण e लिख सकते हैं, sin 90 अंश का मान 1 होता है, तो यहां से हमको मिल जाएगा b बराबर e, या b बराबर अगर कहें तो E बटा बी, ये फार्मूला हम निकाल पाते हैं। यानी वैद्युत क्षेत्र का परिमाण और चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण से उस आवेशित कण का वेग ज्ञात किया जा सकता है। तो यहां से हमें वेग मालूम चल गया, या वैद्युत क्षेत्र दिया है तो चुंबकीय क्षेत्र हम यहां से निकाल सकते हैं बी को रिप्रोज करके। देखिए इसी को हम इस तरीके से बदल सकते हैं, E बराबर बी इंटू बी, यहां से वैद्युत क्षेत्र, या चुंबकीय क्षेत्र B बराबर निकालना है तो इसको E बाई बी कर सकते हैं। तो इन सूत्रों की सहायता से वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो आज का यह टॉपिक पूर्णतः यहां समाप्त हो रहा है। एक समान हम जो गति पढ़ रहे थे आवेशित चुंबकीय क्षेत्र में गति आवेशित कण की, वो पूर्णतः आज समाप्त हुआ, और नेक्स्ट डे फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।